राधा राधे, जय श्री कृष्णा। किलर एंट्स चींटी प्रजाति की सबसे फियर्स मानी जाने वाली स्पीशीज में साइंटिस्टों ने एब्नॉर्मल सा एक फिनोमेना नोटिस किया है। कभी कभी ये चींटियां अपने खुद की ही साथियों को ही अपने कॉलोनी से दूर ले जाकर यूं फेंक देती है। वजह कुर्बान की हुई चींटी का एक जिंदा ज़ॉम्बी बन जाना। वीकेस ऑफ द इनफेमस ज़ॉम्बी एंड फंगस कोर्डिसेप्स। अब मजे की बात यह है ना फ्रेंड्स, 2013 में एक अमेरिकन सीरीज लॉन्च हुई थी, लास्ट ऑफ अस। इस मूवी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2023 में कोर्डिसेप्स फंगस इंसानों में एक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स ले आएगा। और ये अगर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म को देखो तो चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो या प्रोटोजोआ हो या फिर वायरसेस, ये अपने कोर्स को स्विच करने के लिए बहुत आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल HIV को ही ले लो। सबसे पहला इसका ओरिजिन नॉन ह्यूमन हाइमेंट्स जैसे एप्स में हुआ था, लेकिन तब लोगों की धारणा ये थी कि ह्यूमन सिस्टम ऐप के ह्यूमन सिस्टम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट 28th सेंचुरी आते आते इसमें ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया और आज एड्स एक जानलेवा बीमारी बन चुकी है। एक पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मा कोंडाई करके, जो पहले सिर्फ चूहों को इन्फेक्ट करता था। रिसेंटली कंडक्टेड एक रिसर्च के मुताबिक ये इंसानों के दिमाग को भी अब कंट्रोल करने लगा है और इसके इन्फ्लुएंस की वजह है लोगों की रोड एक्सीडेंट्स प्रिवेंटली बढ़ने लगे हैं। साइंटिस्टों के अनुसार आज 60% ह्यूमन पॉपुलेशन ऑलरेडी इस पैरासाइट के शिकार हो चुके हैं। जरा समझना ये पैरासाइट इंसानों को कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले ये पैरासाइट चूहों के दिमाग को मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंजली वो अपने सबसे बड़े प्रेडिक्टर बिल्लियों के आसपास भटकने लगते हैं और फिर वो ऑफकोर्स बिल्लियों का शिकार बन जाते हैं। और जैसे पैरासाइट किसी बिल्ली के अंदर पहुंचता है, वहां पे वो रिप्रोड्यूस करके बिल्लियों के फीकल मैटर से बाहर आता है और उसके बाद ये पैरासाइट किसी वाटर बॉडी या फिर इन्फेक्टेड सब्जियों के जरिए इंसानों के बॉडी में एंटर करता है, जो इंसानों के अंदर जाते ही उनकी ब्रेन सेल को इन्फेक्ट करके उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है और नतीजन इसका होस्ट बोजी बहुत सारे खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार बन जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। फिलहाल में हुई स्टडी में रिसर्चर ने 446 का सर्वे किया, जिसमें से करीब 126 लोग रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। इन सर्वे में हर एक पार्टिसिपेंट के अंदर टॉक्सोप्लाज्मा कोंडाई की लेवल्स को डिटेक्ट किया एंड द रिजल्ट वाज शॉकिंग। जो लोग एक्सीडेंट में जो मरे थे उनमें बाकी लोगों के तुलना में टॉक्सोप्लाज्मा काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद था। जब इन पेशेंट पर डिटेल में स्टडी किया गया तब क्लियर एसोसिएशन में सामने आया कि यस, टॉक्सोप्लाज्मा उनके एक्सीडेंट का मेजर रीजन था। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्टेड लोगों को रिएक्शन को जो टाइम होता है उसे स्लो कर देता है, जिसकी वजह से लोग समय रहते हैं एक्सीडेंट को रोक नहीं पाते। अब आई नो अब तक हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करने लायक ये नहीं बना है, बट साइंटिस्टों को चींटी के फॉसिल्स में पैरासेल्फ एक फंगस मिला है। ये सब वो कंट्रोल कर सकता है। आफ्टर ऑल वो चींटियों को एक जिंदा ज़ॉम्बी जो बनाता है। ये कोर्डिसेप्स फंगस अपने होस्ट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करके उन्हें ज़ॉम्बीज में तकलीफ करता है, क्योंकि इसी ज़ॉम्बीफिकेशन की एज पर उसे की पूरी लाइफ साइकिल टिक जाती है। वही लाइफ साइकिल जिसकी शुरुआत जंगल में पड़े कुछ ओवरपोर्स के तौर पे होती है, जो किसी चींटी के वहां से गुजरने का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही चींटी उसके पास आती है तो ये स्पोर्स अपने आप को उसके स्किन से अटैच कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके उस चींटी की स्किन के सभी प्रोटेक्टिव लेयर्स को ऑब्वियसली किसी एसिड की तरफ पिघलाकर उसमें होल बनाते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो इस फंगस के स्पोर उस बेचारे चींटी की सेल्फ डिफेंस को एक एक करके तोड़कर उसके अंदर एक होल बनाकर उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम में घुसते हैं और फिर चींटी के सर्कुलेटरी सिस्टम हेमोकोल में पहुंचते ही वो स्पोर उसके पूरी बॉडी में फैल जाते हैं,
काफी तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अब इस मल्टीप्लिकेशन के बाद कोर्डिसेप्स फंगस अपने सभी अलग थलग पड़े सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हाइफल्स ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाने लगता है जो कुछ ऐसा दिखता है, और इन्हीं ट्यूब्स की मदद से वो फंगस अपने सभी सेल्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने लगते हैं। अब जब साइंटिस्ट इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करते थे तब उन्हें ये पता चला कि कोर्डिसेप्स चींटी के ब्रेन को तो हाथ तक नहीं लगाता, बल्कि वो इन्हीं के हाइफल ट्यूब्स की मदद से चींटी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सो हम बात कर रहे थे कैसे कोर्डिसेप्स फंगस जो है हाइफल ट्यूब की मदद से चींटी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सो ये देखो, इस इमेज में ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर एक हाइफल ट्यूब है और रेड कलर वाला चींटी का एक मसल्स है। अब होता यह है ना कि स्ट्रक्चर इन मसल को चीरते हुए आर पार चले जाते हैं और इस प्रोसेस में वो सिंगोसाइन और गुआनिडाइनिन ब्यूटिक एसिड जैसे कुछ केमिकल क्रिएट करने लगते हैं जो चींटी के मोटर यूनियन को कंट्रोल करने लगते हैं। इससे अब वो फंगस जब चाहे तब अपनी मर्जी के मुताबिक चींटी की मसल को तोड़ मरोड़ कर उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इस पॉइंट पर वो फंगस चींटी को अपनी ही बॉडी में एक कैदी या होस्ट बनाकर रखता है, और ऐसा इसीलिए भले ही उसका दिमाग एक्टिव है बट वो चींटी अपने खुद के बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। उसका बॉडी बेसिकली हाईजेक हो चुका है और इसके बाद कोर्डिसेप्स फंगस अपना असली रूप दिखाना चालू करता है और वो फंगस उस चींटी के मर्जी के खिलाफ उसकी मौत की ओर ले जाता है। अक्सर वो फंगस कंट्रोल लेते ही चींटी को एक ऐसे पत्ते पे ले जाता है जो जमीन से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होता है और जहां का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% होती है, क्योंकि वो वही कंडीशंस है जो फंगस के ग्रोथ के लिए एकदम ऑप्टिमल होती है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि वो फंगस एक ऐसा पत्ता चुनता है जो एंट कॉलोनी के करीब होता है, सो दैट उसकी स्पोर्स आगे जाकर दूसरी चींटियों को भी इन्फेक्ट कर सके। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, ये फंगस उस चींटी को अपने मन चाहे पत्ते पे ले जाकर उससे उस पत्ते को काटने पे मजबूर कर देता है। इसके बाद हाइपोक्सेंथाइज नाम के एक केमिकल की मदद से वो फंगस चींटी की जबड़ों को ही लॉक कर देता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग चींटी मैंडिबुलर एट्रोफी या फिर डेथ ग्रिप में चली जाती है और अब ये पॉइंट होता है जहां उस मरी हुई चींटी के 75% सेल फंगस सेल में तकलीफ हो जाते हैं और जिसके बाद धीरे धीरे फंगस की फ्लूटिंग्स बॉडी उस चींटी के सर से बाहर आने लगते हैं और करीब 6 हफ्तों के अंदर ही अच्छे खासे ग्रोथ के साथ वो एक सर्टेन मैच्योरिटी को हिट करती है, जिसके बाद किसी बबल्स की तरह फूटकर अपने स्पोर्स को आसपास के एनवायरनमेंट में उड़ा देती है। यानी अब फॉरेस्ट फ्लोर पर पड़े ये बेजान स्पोर्स फिर किसी दूसरी चींटी से चिपकने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही कोई चींटी इसके करीब आएगी फिर एक बार ये पूरा साइकिल दोबारा रिपीट हो गई। एंड नाउ द गुड न्यूज इज, साइंटिस्टों के हिसाब से ये फंगस आमतौर पर वार्म ब्लडेड क्रीचर को इन्फेक्ट नहीं करता क्योंकि हमारे बॉडीज के टेम्परेचर उसके लिए सूटेबल ही नहीं होते। रिसर्च के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के चलते कुछ फंगस ने हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करना भी सीख लिया है। मिसाल के तौर पर इसे देखो, इसका मतलब ये है कि शायद वो समय भी दूर नहीं है जब ऐसे ज़ॉम्बी फाइन फंगस अपने आप को हमारे बॉडी में टेम्परेचर में वो भी डाल लें और हमें इन्फेक्ट करना शुरू कर दें। पर चलो हाइपोथेटिकली मान भी लेते हैं कि इस फंगस ने अगले 10 से 20 सालों में अपने आप को हाई टेम्परेचर के लिए ढाल भी लिया, वो हमारे बॉडीज में आ भी गया, तो ऐसे केस में ना सबसे पहले हमारा इनेट इम्यून सिस्टम इसे डिटेक्ट करेगा। इसमें ये होता है ना कि माइक्रोफेजेस एक्टिव होते ही IL-6 और TGS बीटा केमिकल के जरिए टी हेल्पर सेल्स को T70 सेल में कन्वर्ट करते हैं जो अनआइडेंटिफाइड सेल्स को दिखते ही उन्हें डायरेक्टली खत्म कर देते हैं। ना ऑब्वियसली इस वीडियो में हम पूरा इम्यून सिस्टम को कवर तो नहीं कर सकते,
बट ये मैंने अपने एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव बता दिया एंड आई थिंक इससे आप समझ गए होंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही कितना कॉम्प्लेक्स, कितना और कैपेबल है। पर फ्रेंड्स ये तो हुआ बेस्ट केस सिनेरियो, बट कुछ ऐसे भी फंगस हैं जैसे कि द रिंगवॉर्म, जिन्होंने इस इनकॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम को भी बाईपास करने का भी रास्ता ढूंढ लिया। और अगर रिसेंट डिस्कवरी की मैं बात करूं तो साइंटिस्टों को कुछ एक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के फंगस मिल रहा है, जैसे कि हाल ही में मिला हुआ एक एलियन फंगस जो ह्यूमन ब्रेन्स तक को रिप्लेस करने की ताकत रखता है। अब ये फंगस बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आगे इसे पोटेंशियली एक नया ब्रेन, आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इस फंगस के बारे में मैं यहाँ पर तो ज्यादा नहीं बता सकता। अगर चाहते हैं कि इसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स में जानकारी हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।